आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर इल्जाम है कि इनकी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पीयूष जी, राहुल गांधी बड़े साफ साफ लफ्जों में कहते हैं कि मोदी जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। वो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनको अपनी बात कहने के लिए लंदन जाना पड़ता है। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती है। ये कब हुआ था? इमरजेंसी में हुआ था। लोकतंत्र पे जब तब खतरा होता है जब फंडामेंटल राइट्स, लोगों के अधिकार के ऊपर ताला लगाया जाता है, उसको नजरअंदाज किया जाता है। ये कब हुआ था? इमरजेंसी में हुआ था। लोकतंत्र तब मरता है, लोकतंत्र पे तब खतरा है जब लाखों समाज सेवी कार्यकर्ताओं को भिन्न भिन्न पार्टियों के बिना कोई कारण, बिना कोई लीगल प्रोसेस, बिना कोई अदालत में न्याय जेलों में भरा जाता है। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, नानाजी देशमुख, बड़े बड़े नेता मोरारजी देसाई, चरण सिंह जी, इस देश के सभी विपक्ष को, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो, चाहे पुरानी कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनसंघ के हो, सभी को एक साथ लाखों लोगों को जेल में डाल के विपक्ष को ध्वस्त करने की कोशिश की जाए, तब लोकतंत्र पे खतरा है। अब वेरी फैक्ट कि आप ये सवाल मुझे आप पूछ सकते हैं, वेरी फैक्ट कि कांग्रेस पार्टी बेबुनियाद अनाप शनाप आरोप लगाती है और वो आप टीवी पे दिखाते हो। लोकतंत्र तो जीवित नहीं है, लोकतंत्र तो मोदी जी के राज में और ज्वलंत होते जा रहे हैं, और ज्यादा तेज। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक छोटा सा केस था, उसकी वजह से उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप खत्म कर दी। पार्लियामेंट की मेंबरशिप गई, 24 घंटे के अंदर मकान खाली करा लिया। ये लोकतंत्र है? अब जो दोषी है, जो गुनाह करेगा, फिर वो चाहे आजम खान हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो या राहुल गांधी जी हो, जो दोषी पाया जाएगा, देश का कानून है, देश के कानून में बनाने में, इस पर्टिकुलर कानून में बनाने देखिए, में, कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि इनके परिवार ने बलिदान दिए हैं, इंदिरा जी का बलिदान, राजीव जी का बलिदान, अब इनके साथ ऐसे व्यवहार थोड़ी हो सकता है। मैं तो हैरान था जब प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा में उपनेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने टेलीविजन पे एक इंटरव्यू में ये बात रखी कि गांधी परिवार के लिए जब सेंटेंसिंग हो, चाहे वो कुछ गुनाह कर ले, कितने भी दोषी पाए जाएं, पर जब सेंटेंसिंग होती है तो गांधी परिवार के लिए अलग कानून बनना चाहिए। अब आप में से कोई इस बात से सहमत हो सकता है क्या? उनकी सोच में एक परिवार सर्वप्रथम और उसके पीछे 1 से 100 अंश तक एक ही परिवार, और भारत की जनता तो किधर पीछे पड़ी है। देखिए, उनका तर्क यह है कि उन्होंने अडानी के बारे में मोदी जी से सवाल पूछे, पार्लियामेंट में इल्जाम लगाए, इसलिए उनकी बोलती बंद कर दी गई, इसलिए उनकी मेंबरशिप चली गई, इसलिए उनका घर छीन लिया। देश के कानून व्यवस्था की इज्जत करनी चाहिए। आखिर आप मानहानि करो किसी की, या आप में से किसी की मानहानि हो, तो आपको भी गुस्सा आएगा ना। अगर मानहानि करने के बाद आप सीना चोरी करो, जब कोर्ट आपको मौका दे रहा है, आपको कह रहा है माफी मांग लो, माफी मांग के खत्म होती बात, आप पूरे समाज को एक प्रकार से इंसल्ट करो, पूरे ओबीसी समाज को, एक पूरे समाज की अवमानना करो, और फिर आप सीना चोरी करो कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। देखिए, वो यही तो कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं मोदी जी से डरता नहीं, मोदी जी मुझसे डरते हैं। उन्होंने मोदी जी का अपमान सिर्फ नहीं किया था, उन्होंने सभी लोग और
ओबीसी कम्युनिटी के लोग होते हैं जिनका सरनेम मोदी होता है, उन्होंने कहा जितने लोगों का सरनेम मोदी है उन सबका अपमान किया था। ये देश की जनता देख रही है उनके व्यवहार को। उन्होंने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की, बहुत मेहनत की, अपनी छवि चमकाई। अब जिनको आप पप्पू कहते थे उनको लोग तपस्वी कहने लगे। अब मैं कर्नाटक में देख रहा हूं और अब मुझे समझ में आ रहा है कि असलियत क्या थी। असलियत ये थी कि वो भारत जोड़ो नहीं, उनकी कांग्रेस पार्टी जोड़ने में लगे हुए थे, मुश्किल में पड़े हुए थे। क्योंकि कर्नाटक में 3 दावेदार हैं मुख्यमंत्री के लिए। सिद्धारमैया जी छोड़ने को तैयार नहीं है, कहते हैं मुझे एक बार और बनना है मुख्यमंत्री। शिव कुमार जी अपनी आकांक्षा बंद नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, वो कहते हैं मैं ही हूं जो मुख्यमंत्री बनूंगा। अब अखिल भारतीय अध्यक्ष भी कूद पड़े हैं वहां पे, वो कहते हैं कि अरे इन दोनों की लड़ाई छोड़ो, मेरे पास तो पूरा अधिकार है कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते, मैं ही उपयुक्त हूं। तो अब इन तीनों को जोड़ने का प्रयास था भारत जोड़ो यात्रा। यहां तक कि गुजरात जहां चुनाव चल रहा था वहां तो घुसे भी नहीं। और अब मैं कर्नाटक का चुनाव देख रहा हूं, राहुल गांधी जी नजर नहीं आ रहे हैं। आपने देखा क्या? बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी खुद की पार्टी बोलती है कि आप मत आइए, आप आते हैं तो जो मार्जिन ऑफ डिफीट से हम हारने वाले हैं वो और बढ़ जाएगा। नहीं, वो कैंपेन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ज्यादा कैंपेन कर रही हैं। आप भी शायद प्रियंका को ज्यादा देख रहे हैं, राहुल को नहीं देख रहे। अब हम तो वो देखते हैं जो आप दिखाते हैं, हमें तो राहुल गांधी जी दिख नहीं रहे हैं कैंपेन में। लेकिन पीयूष जी, एक तो बात सही है कि जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया, कोई बेईमानी की, कोई डाका मारा, कोई चोरी की, कोई सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया, कोई भ्रष्टाचार किया, तो आप बताइए कि देश का कानून काम करेगा या नहीं करेगा? देश की कानून व्यवस्था है, इंडिपेंडेंट है। आप मुझे बताइए, अगर गलत सीबीआई ने केस किया होता तो क्या मनीष सिसोदिया जी को अभी तक कोर्ट से राहत नहीं मिलती? वो कट्टर ईमानदार हैं। वो कट्टर ईमानदार है, वो सेल्फ सर्टिफाई कर रहे हैं। पीयूष जी, वो कह रहे जनता हैं कि नहीं सर्टिफाई कर रही है। वो उन पर रेड हुई, घर पे रेड हुई, बैंकों में रेड हुई, लॉकर को देखा गया, कुछ नहीं मिला मनीष सिसोदिया के पास से। तो उन्होंने अपने घर पे नहीं रखा होगा। कहाँ रखा है वही ढूंढने का काम सीबीआई ईडी जो व्यवस्था है उनको करना पड़ता है। अपना काम कर रही है। अगर उनको डर नहीं है, अगर चिंता नहीं है, तो क्यों इसकी परेशानी है? अगर सीबीआई आई और कुछ सवाल पूछे तो जवाब दे दे। पर अगर कोर्ट ने अभी तक राहत नहीं दी, अगर उनके 2 मंत्री महीनों से जेल में है, तो उसके बारे में जनता भी तो सोच रही है ना कि आखिर देश की कानून व्यवस्था है। उच्च न्यायालय तक गए हैं, उच्च न्यायालय को भी आखिर कुछ कागजों में, कुछ दस्तावेजों में मिला होगा जिसके कारण उनको रियायत नहीं मिल रही है। तो आप खुद विचार करिए कि खुद सर्टिफिकेट देने से कोई ईमानदार नहीं होता है। जब जनता विश्वास करती है, जब जनता को दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार है, तब वो अधिक सीटें देके 2019 में बेबुनियाद इल्जाम सब छोड़ के मोदी जी को 303 सीटें देके पुनः एक बार चुन के भेजते। लेकिन अब तो आप केजरीवाल जी को भी परेशान कर रहे हैं। अगर एक मुख्यमंत्री ने अपने मकान के रेनोवेशन में खर्चा कर लिया तो क्या हो गया? देखिए, मूल बात पे आइए। मूल विषय क्या है? चुनाव के पहले उन्होंने दावा किया कि शीला दीक्षित जी ने एयर कंडीशनर लगाए हैं, मैं तो उनको भी हटा दूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं साधारण घर में रहूंगा। यहां तक मैंने सुना था शायद उन्होंने कहा था मैं तो झुग्गी झोपड़ी में रहूंगा, मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, अब कहते तो सरकारी बहुत सारी घर बातें। साधारण रखूंगा। अब पता नहीं वो सब बातें कहा गई। अब खुद का घर तो छोड़ो, आसपास के भी जितने घर है उनको भी अपने घर के साथ जोड़ लिया।
लेकिन आपकी सरकार ने भी तो सेंट्रल विस्टा बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सेंट्रल विस्टा एक व्यक्ति नहीं कोई इस्तेमाल करता है। इसमें जो दफ्तर बनेंगे वो दफ्तर में भारत के सभी अधिकारी काम करेंगे। केजरीवाल जी ने घर बनाया है, वो भी इसीलिए बनाया है कि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें, ज़्यादा एफिशिएंटली दिल्ली के लोगों की सेवा कर सकें। वो कहते हैं मेरे घर पर आपत्ति है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए आवास बन रहा है 1200 करोड़ रुपए का, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो ये पूरी अनाप शनाप बेबुनियाद बात है। प्रधानमंत्री जी के लिए कोई इतने पैसे खर्च के कोई आवास नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति, इन सबको पार्लियामेंट संकुल और राष्ट्रपति भवन के संकुल में लाने का एक प्रयास है, जिससे लोगों की असुविधा भी कम होगी, उनकी सुरक्षा भी ठीक रहेगी। और मैं समझता हूँ हम सब मानेंगे कि आज देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा हम सबके लिए अमूल्य है। और रही बात केजरीवाल जी के घर की, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो घर अच्छा बना है, पर लोगों को बेवकूफ ना समझे, लोगों को झूठ और बेबुनियाद बातों से भ्रमित करने की ना कोशिश करें। ये ना करें कि चुनाव के पहले मेरा कहने का काम कुछ और, चुनाव के बाद करने का काम कुछ और। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, केजरीवाल जी जो कहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। और लोगों का विश्वास, मोदी जी ने लोगों का विश्वास कमाया है, केजरीवाल जी ने पूरी तरीके से जनता का विश्वास मट्टी में मिला दिया है। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर। उनसे पूछा परिवारवाद के बारे में, उनसे पूछा लोकतंत्र की हत्या के बारे में, उनसे पूछा पैसे की राजनीति के बारे में। आपकी अदालत में अब वक्त है आज के जज वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव के फैसले का। आज के जज के रूप में बड़ी मुश्किल थी। आपकी अदालत में आज के जो अभियुक्त हैं पीयूष गोयल, उन पर मुकदमे की शायद सबसे खास और रोचक बात ये रही कि जनता के कुशल वकील रजत शर्मा को अभियुक्त पर लगाने के लिए कड़े सवाल और आरोप खोजने में ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। एक राजनीतिज्ञ के लिए ये दुर्लभ बात है। नतीजतन पीयूष गोयल हर आरोप और सवाल को अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेषताओं और उपलब्धियों के बखान के मौके में अपने हंसमुख, विनम्र और अनाक्रामक तरीके से बदलते चले गए। तो इसकी उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। वो अभियुक्त तो थे ही खैर, लेकिन वकील बहुत अच्छे साबित हुए। मुकदमे के दौरान पीयूष गोयल ने अपने को अपने नेता का भरोसेमंद हनुमान और अपनी सरकार तथा पार्टी का कुशल प्रवक्ता भी सिद्ध किया है। अदालत पीयूष गोयल को बाइज्जत बरी करती है। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया पीयूष गोयल पर, और उम्मीद है कि पीयूष गोयल ने जो वादा किया है आने वाले 25 साल में देश का भाग्य बदलने के लिए वो इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, दिन रात काम करते रहेंगे। आपकी अदालत में मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले सप्ताह एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।